बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। और यदि कोई उपग्रह जो पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो उसका वेग कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ GRE। और कितना होता है? वैल्यू कितनी आती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ तक हम बता दिए थे ना। अब इसके बाद हेडिंग डालना उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है कि किसी उपग्रह का, ठीक है ना, किसी उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण मतलब क्या? परिक्रमा करना। जैसे मंदिर की परिक्रमा लोग करने जाते हैं ना, तो क्या मंदिर का चक्कर लगाते हैं? तो यहाँ पे उपग्रह चक्कर लगाता है किसका? पृथ्वी का या ग्रह का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या? परिक्रमण का, यानी परिक्रमा का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। और एक परिक्रमण पूरा करने यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो लिखना इसको, किसी उपग्रह द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। अब बताओ, देखो कितना आसान इसका सूत्र कैसे याद करोगे आप लोग? ये परिक्रमण काल है ना, काल क्या होता है? समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना करता है? वो एक चक्कर पूरा लगाता है, ठीक है ना, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी। और चाल कितना है? चाल परिक्रमण चाल है, परिक्रमण वेग, यानी कि आपका V0 जो बताए थे, ठीक है ना, वही क्या इसकी चाल है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बटे क्या कह सकते हैं हम? उपग्रह का कक्षीय चाल। V0 को क्या कहते हैं? कक्षीय चाल कहते हैं ना। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे क्या कह देंगे? कक्षीय चाल कह देंगे। तो यहाँ पे लिख लो आप, परिक्रमण काल बराबर उपग्रह द्वारा कक्षा में चली गई दूरी। उपग्रह द्वारा कक्षा में लिखे, उसके ऊपर एक चक्कर में, फिर एक चक्कर में भी लिख लेना, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, ठीक है ना। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में बटे क्या होता है आपका? कक्षीय चाल होता है। अब बताओ, ये आपका जो उपग्रह होते हैं ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं ना, ठीक है ना। और वृत्ताकार पथ में यदि चक्कर लगा रहे हैं तो ये क्या होती है? इसकी परिधि होती है ना, कि ये आपका क्या है? वृत्त बन गया एक, और वृत्त की क्या है? ये परिधि है। और परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और देखो अब यहाँ पे हम वही लिखने जा रहे हैं, तो कक्षीय चाल का एक चली गई दूरी क्या हो जाएगी आपकी? 2πr के बराबर हो जाएगी, 2πr। और कक्षीय चाल V0 माने हैं हम, तो क्या हो जाएगा? V0, यानी परिक्रमण काल T = क्या आ गया? 2πr/V0 आ गया। समझ में आ गई बात ना? अब इसको लिख लो। और उसके बाद देखो, अब हम जो कल बनाए थे चित्र, यहाँ पे R = क्या बताए थे? H+RE बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो, अब T = लिख देंगे 2π, और R की जगह पे क्या लिख देंगे? H+RE। और V0 क्या आया था? पहला फार्मूला क्या था? V0, हाँ, और उससे पहले एक बताए थे GRE √GRE² बटे H+RE, यही बताए थे। देखो उससे पहले वाला था जब हम RE से RE² को काटे नहीं थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? GRE² बटे
आर ई प्लस एच, यही था ना, ठीक है ना। तो वही वाला हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट था ना, जी आर ई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, यही फार्मूला था ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे इसको और लिखने जा रहे हैं। अब टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई एच प्लस आर ई प्लस एच लिखो, चाहे एच प्लस आर ई लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर ई प्लस एच और अपान, उसको ब्रैकेट में हम नहीं बनाए थे, ठीक है ना, जो भी ये वाला फार्मूला, उसको ऐसे बॉक्स से नहीं बनाते, लेकिन उससे जस्ट पहले वाला फार्मूला है वो। तो वी स्क्वायर था वो, वी जीरो का स्क्वायर था वो, ठीक है ना। जब वी जीरो लेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस आर ई बटे, अब देखो एच प्लस आर ई प्लस एच, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखो इसका ये स्क्वायर रूट पूरे का है, एक बार इसका भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं अपन, एक इसका स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई प्लस एच हो जाएगा। अब ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और देखो इसको अब टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आर ई प्लस एच, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई प्लस एच हो जाएगा। और नीचे क्या बचा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर बचा। अब देखो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आर ई प्लस एच। अब देखो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है, जैसे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिए, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, यहाँ पे होता है 2, ठीक है ना। अगर क्यूब रूट लिखते हैं तो यहाँ पे होता है 3। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट यानी कि रूट लगा हुआ है, अगर रूट 2 लिखा है, रूट ए लिखा है, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2 होता है। समझ में आ रही बात ना, यानी कि रूट अगर हटाते हैं तो 1/2 पावर लग जाती है। तो यहाँ पे भी देखो रूट लगा हुआ है, इसको हम हटाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, और इसकी पावर क्या है 1/2। तो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, बेस बराबर है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम बेस बराबर है तो देखो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा। लिखो यहाँ तक, तो ये वाला लिख लिखिए आप लोग, हाँ नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक लिखो। अच्छा ये वाला लाइन नहीं दिखी ना, चलो अभी उसको लिख देंगे। अभी हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, थोड़ा अभी पहले शुरू किए ना इस पे लिखना, धीरे धीरे जैसे कॉपी पे लिखते हैं वैसे लिखेंगे तो एकदम क्रम से। ये और ये दोनों क्या है, आयन समावेशन। हो गया, हो गया। हो गया। अब देखिएगा उसका संतुलन क्या है। देखो यहाँ पे क्या आया था, टी इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई, टी इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई और 2 पाई आर ई प्लस एच
की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा। और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे जी आर ई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर। सही है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t = हो जाएगा 2 पाई और आर ई प्लस एच और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और अपान क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 1 दो तो अभी काम आएगा। यानी आवर्तकाल कितना होता है आपका 2 पाई आर ए प्लस एच की पावर 3/2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर। परिक्रमा काल की पृथ्वी के घनत्व पर निर्भरता। नहीं मतलब ये भी एक फार्मूला ही है और अब इसी से दूसरा एक फार्मूला नया निकलेगा। हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग डालना परिक्रमण काल की पृथ्वी के घनत्व पर निर्भरता। परिक्रमण काल की पृथ्वी के घनत्व पर निर्भरता। हो गया। घनत्व पर निर्भरता तो हमें मालूम है कि द्रव्यमान बराबर या घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है हाँ घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मानते हैं हम यम ई मानते हैं। क्या मानते हैं यम ई मानते हैं। तो यम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो यम ई इक्वल टू हो जाएगा यम ई क्या द्रव्यमान है और द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पे आयतन देखो आयतन अगर हम अभी भी मान लें और घनत्व क्या मान ले रो मान ले। क्या मान ले रो मान ले। तो देखो यहाँ पे यम ई इक्वल टू वी आयतन है ना और आपकी जो पृथ्वी है वो लगभग गोलाकार की है। जो पृथ्वी है कैसी है लगभग गोलाकार की है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब या 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वहाँ पे हम लिख दें इसको 4/3 पाई आर क्या होगा यहाँ पे आर ई होगा ना आर ई हो जाएगा आर ई का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब देखो अब हमें अभी क्या बोले हम अभी आवर्तकाल बराबर क्या आया था फार्मूला यही है ना। तो टी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर 3/2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर है। अब देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इस समीकरण में दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा देखो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ देखो स्क्वायर करने जा रहे हैं ऐसा ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर ई प्लस एच और यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर का पावर है पावर का पावर आपस में गुणा हो जाता है और बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पावर का पावर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 3/2 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जी आर ई ये स्क्वायर रूट है ना इसको क्या लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। देखो जी आर ई का स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको और ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू अब देखो यहाँ पे ये 2 से कट गया और ये 2 से कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच पावर 3 और अपान क्या हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक। हाँ अब देखो यहाँ पे अब हमें मालूम है जी आर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है जी एम ई कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध क्या होता है जी एम ई इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा क्यूब हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा GME लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं GME लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। अब देखो अब इसके आगे हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें फार्मूला आ गया टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H की पावर 3 अपान G। अब यमी को भगाना है यहाँ से। यहाँ पे यमी बराबर क्या है 4 अपान 3 पाई RE क्यूब रो। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे 4 अपान 3 पाई RE क्यूब रो। यही है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे। अब टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये RE प्लस H है ना। अगर इसमें से हम एक RE बाहर निकालें तो पावर 3 3 RE बाहर आए, पावर 3 में आएगा बाहर। देखो अगर जैसे यहाँ पे RE प्लस H है ना, ये पावर 3 है। अब यहाँ पे हम क्या कर ले RE को कॉमन ले अगर, तो यहाँ पे तो RE लेकिन इसकी पावर कितनी है 3 है। तो यहाँ पे अगर बाहर आएगा ये RE पावर 3 हो जाएगा। ठीक ना। कॉमन लेंगे तो अगर ये RE पावर 3 हो गया तो इधर ये 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा H बाई RE बच जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन यानी बाहर निकाल रहे हैं किसी को। तो RE को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्योंकि पावर 3 है तो इसलिए बाहर आएगा तो पावर 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाहर आ गया तो 1 बचा यहाँ पे और यहाँ पे RE नहीं था तो ये अपान में चला जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो ऐसे हम वहाँ पे करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे RE पावर 3 कॉमन लेंगे हम। क्या कॉमन लेंगे RE पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया और H बाई RE की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा G और 4 अपान 3 और पाई RE क्यूब रो। अब देखो और सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर और RE की क्यूब और यहाँ पे हो गया पाई और यहाँ पे पाई कहाँ है अभी 1 प्लस H बाई RE पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये 3 नीचे है ना, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। और यहाँ पे क्या बचा G और इंटू 4 इंटू पाई और क्या बचेगा RE पावर 3 और रो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है। ये 4 से कट गया, एक पाई की पावर 1 है और ये पावर 2 है, ये चला गया यहाँ पे और RE की पावर 3 ये इससे RE की पावर 3 से चला गया। ठीक है ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू बच गया आपका। यहाँ पे क्या बचा सिर्फ पाई बचा ना, पाई और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस H बाई RE की पावर 3 और ये 3 यहाँ पे है ना तो इसको 3 यहाँ पे लिख दो। ठीक है। और नीचे क्या बचा 0 कहाँ बचा G और रो बचा। ठीक है ना। क्या बचा 0 बच गया ना। हाँ तो देखो अब यहाँ पे हाँ अब देखो थोड़ा सा और अब आ गया मामला करीब है। अब टी स्क्वायर इक्वल टू, अब मान लो अब यदि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के बहुत समीप चक्कर लगा रहा है तो H बहुत कम होगा तो H बाई RE लगभग 0 हो जाएगा। तो इसका 1 प्लस H बाई RE का मान लगभग 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं कि H वेरी वेरी लेस देन RE। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 पाई और यहाँ पे बच गया 1 प्लस और ये हो जाएगा 0 और पावर 3 और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1 की पावर 3 1 यानी कि इसका काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई बाई 0। अब देखो यहाँ पे अब टी बराबर अगर निकालना चाहें, अब अगर हम क्या ले स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड तो ये टी स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर रूट आप क्या बच जाएगा 3 पाई बाई 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी प्रोपोर्शनल, हाँ रुक जाओ समझाने दो थोड़ा सा। अब देखो टी इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई अपान 0 आ गया। ठीक है।
तो 3 तो बदलने वाला है नहीं। 3 बदल सकते हो? नहीं। पाई बदल सकते हो? नहीं। जी बदल सकते हो? नहीं। किसको बदलोगे? रो को बदल लोगे। रो को बदल यानी पृथ्वी का घनत्व मान लो बदल सकता है। अगर मान लो बदल सकता है तो ऐसा बदलेगा तो नहीं, लेकिन मान लो बदल सकता है। तो यहाँ पे क्या, ये आपका टी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? टी प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/रो, स्क्वायर रूट ऑफ रो। समझ में आ रही बात ना? और हेडिंग क्या थी आपकी? हेडिंग क्या थी देखो, परिक्रमण काल की पृथ्वी के घनत्व पर निर्भरता। तो पृथ्वी का घनत्व यदि घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो मजा आया? ये वाला नहीं आ रहा है, ये इसके बारे में चलो लिखो, अभी फिर से लिख दे रहे हैं। आप लोग लिख लो, आप लोग तो लिख सकते हो ना, हम भी देख लें। ठीक, अभी इसको सही कर दे रहे हैं। अच्छा, मतलब लास्ट की 2 लाइन नहीं आ रही है ना? चलो उस फिर से लिख देंगे, क्या दिक्कत। 0 नहीं आ रहा है। अब कोई बोले 0 लिखो तो ऐसा लिख दो। क्या है ये? 0। आज सब हमारे लिए गाना के लिए संकल्प के आज गवाएंगे हमसे, और हमें सर्दी हुई है, हम गा नहीं पाएंगे आज। हाँ चलो ठीक है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा ना। देखो आप हो गया? इतना टाइम लगाते हो, देखो इतनी जल्दी हम लिख दिए। क्या कर रही है? हमको भी पढ़ाना है सर। हो गया? ये छतरी जैसे लग रही है। अब सही है? ये वाला तो हो गया होगा ना, ये वाला ऊपर लिख दे तब तक। तो यहाँ तक आ रहा है ना? तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग मत नहीं लिखोगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 3π/0, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3π/0।
और फिर टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/√ऑफ। क्या कह सकते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट रो, ठीक है ना, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। या क्या कह सकते हैं टी प्रोपोर्शनल 1/√रो। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी ग्रह का, ठीक है ना, अब पृथ्वी की बात जरूरी नहीं है, आप किसी भी ग्रह को ले सकते हो, तो किसी ग्रह का यदि घनत्व बहुत कम है, ठीक है ना, घनत्व कम का मतलब बहुत हल्का है वो, ठीक है ना, बहुत हल्का है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, वहाँ पे जो ग्रह रहेगा उपग्रह उसका बहुत अधिक रहेगा, ठीक है ना। तो किसका घनत्व, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है बताओ, कौन से ग्रह का सबसे घनत्व कम है, और उसे अगर हम पानी में रख दे तो वो तैरेगा, इतना हल्का है वो, बताओ। और किस ग्रह में रिंग पाई जाती है, सैटर्न। कितनी रिंग होती हैं, 4 7 रिंग होती हैं, ठीक है ना, और उस वही ग्रह सबसे हल्का भी है, ठीक है, वो सबसे हल्का ग्रह है, मतलब घनत्व तो उसका सबसे कम है। अच्छा, आप लोग बताओगे जो सैटेलाइट भेजते हैं ईंधन यूज करते हैं ना, ईंधन में क्या क्या होता है, किस का मतलब ईंधन किस चीज़ का यूज करते हैं, क्या क्या रहता है ईंधन में, ठीक है, वो आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो लिख लो इसको अभी, जो टी प्रोपोर्शनल, लिखो इसको। इस प्रकार उपग्रह का परिक्रमण काल, इस प्रकार उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल ही क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया, चलो हो गया, बहुत अच्छी बात, काफ़ी लंबा था, लेकिन हमें समझाने में ज़्यादा लंबा है, लेकिन इतना लंबा है नहीं ये, ठीक है। तो वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा अब हमें पढ़ना है, ठीक है। वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसे लिखेंगे, वृत्तीय, इसे वृत्तीय होता है ना, वृत्तीय होता है, वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा। हो गया, वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा। ऊर्जा समझते हो ना, ऊर्जा क्या होती है, जो कुछ कर सके, ठीक है ना, कुछ करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। यानी अगर किसी के अंदर ऊर्जा, यानी वो कुछ कार्य कर सकता है, ठीक है। अब ऊर्जा हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है और गतिज ऊर्जा हो सकती है, समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ यांत्रिकी में यानी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, अब कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है, लेकिन इसमें यानी उपग्रह में बात करें तो 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक स्थितिज ऊर्जा हो सकती है और एक गतिज ऊर्जा हो सकती है, समझ में आ गई बात ना। तो अब क्या कर रहा है कि वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, कुल ऊर्जा होती है, किसकी, उपग्रह की। वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो लिखो इसको, चलो चलाने दो, कल देखते हैं।